नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योद्धा IAS पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। आज दिन है सोमवार और डेट है अगस्त 21, 2023। तो बिना ज़्यादा देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। पहली खबर जो देखने को मिल रही है तो मणिपुर से देखने को मिल रही है। तो कुकी बॉडी टू री इम्पोज ब्लॉकेट ऑन की हाईवे। क्या न्यूज़ है मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि मणिपुर में करीबन 3 महीने पहले से मई के महीने से वहाँ पर हिंसा की स्थिति बरकरार है। दो समुदाय के बीच में वहाँ पर हिंसा बनी हुई है। एक समुदाय का नाम है मीती और दूसरे का समुदाय का नाम है कुकी जो कम्युनिटी। तो क्या है, जो कुकी जो कम्युनिटी है वो मणिपुर की हिल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वहाँ पाई जाती है और मीती बेसिकली पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा मणिपुर की वैली डिस्ट्रिक्ट्स में। जो वैली वगैरह हैं वहाँ पर मीती आपको ज़्यादा मिलेंगे संख्या में, और जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं मणिपुर की वहाँ पर आपको कुकी जो और साथ ही साथ और भी ट्राइब्स जैसे कि नागा वगैरह मिलेंगे। तो कुकी जो वहाँ का समुदाय है उसकी एक बॉडी है जिसका नाम है कमिटी ऑन ट्राइबल यूनिटी कैंगपोई जिसे हम कहते हैं। तो ये क्या करने जा रही है, इसने ऐलान किया है कि सोमवार से, जो कि आज है, तो आज से मणिपुर के अंदर जो नेशनल हाईवे है उसे ब्लॉक करने के लिए इन्होंने चेतावनी दी है एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट को, मणिपुर की, साथ ही साथ जो केंद्र की सरकार है उसे। और इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखने को मिल रहा है कि जो केंद्र की सरकार है वो अभी भी मणिपुर पर अपनी नज़र पैनी नहीं कर रही है और मणिपुर को एक तरह से इग्नोर कर दिया है। अभी भी जो केंद्र सरकार है, इतनी हालत ख़राब होने के बाद भी मणिपुर की जो केंद्र सरकार है वो एक्शन लेती हुई नज़र नहीं आ रही है, जिसकी वजह से ये जो ट्राइबल बॉडी है कैंगपोई कमिटी ऑन ट्राइबल यूनिटी, इसने ऐलान किया है कि जो दीमापुर से इम्फाल नेशनल हाईवे 2 है उसे हम ब्लॉक करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो एजेंसी है, गवर्नमेंट एजेंसी, तो उसका कहना है कि हम कोशिश करेंगे कि जो ज़रूरी सामान है, जो एसेंशियल आइटम्स में आते हैं, उनका मूवमेंट ना रुक सके। तो ये बेसिकली खबर है मणिपुर से। तो मणिपुर में अभी भी हालत ख़राब है और केंद्र सरकार अभी भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ करती हुई नज़र नहीं आ रही है। आगे हम चलते हैं तो एक खबर आ रही है हमारी इन्फ्लेशन से रिलेटेड, तो हम देख लेते हैं। पल्सिस प्राइसेस में स्पाइरल एज डेफिशिएंट रेन मार्स सोइंग। तो क्या न्यूज़ है मैं आपको बता देता हूं कि जैसा कि आपने अभी देखा था कुछ दिनों पहले से, क्या था कि टमाटर के जो दाम थे भारत के अंदर वो बहुत ज़्यादा हाई चल रहे थे। बहुत जगह पर वो 250 रुपये पर केजी के हिसाब से भी बिक रहे थे टमाटर। तो अब देखने को मिला है कि टमाटर के दाम थोड़े से कम होते हुए नज़र आए हैं। 150 से 180 रुपये पर केजी पर गिरते हुए नज़र आए हैं। और हमें देखने को मिला था कि टमाटर के दाम के बढ़ने की वजह से जो जुलाई के अंदर इन्फ्लेशन था वो भी हाई गया था। जो जुलाई का इन्फ्लेशन नापा गया था, रिटेल इन्फ्लेशन जिसे हम कहते हैं, तो वो 7.4% नापा गया था। अब कुछ लोग इन्फ्लेशन के बारे में जानना चाहते हैं। तो इन्फ्लेशन का बेसिकली मतलब होता है किसी भी सामान के प्राइस में, दाम में वृद्धि हो जाना। इसे हम जनरल टर्म में कहेंगे इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन की वजह से क्या देखने को मिला था कि जुलाई के महीने का जब आंकड़ा निकल कर आया सामने, तो जो रिटेल इन्फ्लेशन था वो जुलाई के महीने में 7.4% तक पहुंचा हुआ था। अब ये 7.4% एक तरह से हाई इन्फ्लेशन की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई हुई, उसका जो नॉर्मल, उसका जो एवरेज है कि हमें इतना इन्फ्लेशन भारत के अंदर रखना है रिटेल, तो वो है 4%। लेकिन जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है कि 7.4% जुलाई में इन्फ्लेशन था। तो एक तरह से हम इन्फ्लेशन की स्थिति में चल रहे हैं। अब ये बात करते हैं आने वाले जो टाइम की। तो आने वाले टाइम में क्या देखने को मिल सकता है कि जैसा कि देखा गया है भारत के अंदर की जो दालें होती हैं, दाल जो होती है, जैसे तूर की दाल होती है, साथ ही साथ मूंग की दाल होती है, और भी दालें होती हैं, इनकी बुआई जो हुई है खारिफ सीजन में वो इस साल पिछले साल के मुकाबले कम हुई है। करीबन -9.2% की गिरावट है इसकी दालों में, जो दाल की बुआई हुई है खारिफ सीजन में, जिसकी वजह से ये एक तरह से अनुमान लगा रहे हैं
कि आने वाले सीजन में जो दाल के दाम बढ़ जाने की वजह से इन्फ्लेशन खुद भी बढ़ सकता है। ये एक तरह से इस एडिटोरियल में, इस आर्टिकल में कहा गया है। अब यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो राइस की जब बात करेंगे खारिफ सीजन में, अब ये जो चार्ट है ये इस साल की बुआई पिछले साल की बुआई से कंपेयर किया गया है। 2023 की खारिफ की बुआई को पिछले साल की 2022 की खारिफ की बुआई के साथ कंपेयर किया गया है। तो हम अगर चावल को देखेंगे, जिसे हम धान कहते हैं, तो धान की जो बुआई है उसमें 4.3% की वृद्धि हुई है। मक्का, जिसे हम मेज कहते हैं, तो इसकी जो बुआई में 2.2% की वृद्धि हुई है। कोर्स सीरियल 1.6%, शुगर केन जिसे गन्ना कहते हैं तो 1.3%, ये सब वृद्धि है। बाजरा 1.1% की वृद्धि है। और अनुमानित ज़्यादातर क्रॉप्स देखेंगे तो 0.1% की वृद्धि है पिछले साल से। लेकिन जो जो चीज़ों की वृद्धि, जिनका बुआई कम हो गई है इस साल खारिफ सीजन में, तो ऑयल सीड्स जिससे तेल हमें मिलता है, कॉटन कपास की बात हो रही है जो -1.9% की गिरावट पे है। जूट और मीस्ता की बात करेंगे तो -5.6% की गिरावट पे है। ज्वार की बात करेंगे तो -7.3% की गिरावट पे है इसकी बुआई इस साल पिछले साल के मुकाबले। और अगर दालों की बात करेंगे तो दालों की सबसे कम बुआई देखने को मिली है इस बार पिछले साल के मुकाबले। तो दालों की बुआई में गिरावट है -9.2% की। तो इसकी वजह से बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है आने वाले टाइम में वो हमें और ज़्यादा देखने को मिल सकता है। आगे चलते हैं हम। तो आप ये फोटो देख सकते हैं अपनी, जैसा कि हम ज़्यादातर कवर ही करते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या देखने को मिला है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जो नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, वहाँ पर मानसून जो है, जो बारिश है वो एकदम अनइवन हुई है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि वहाँ पर बहुत जगह लैंड सब्सिडेंस देखने को मिला है। साथ ही साथ लैंड स्लाइड की घटनाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये जो चित्र है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, ये हमारा शिमला से है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और वहाँ पर ये नेशनल डिज़ास्टर रेस्पॉन्स टीम है, वो वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है कि कोई इसके अंदर दबा तो नहीं है जो ये लैंड स्लिप हुआ है। ये बरसात के कारण हुआ है, क्योंकि अभी देखने को मिला था कि कुछ दिन पहले संडे को और सैटरडे को बहुत ज़्यादा वर्षा देखने को मिली थी हिमाचल प्रदेश के अंदर। अब अगली खबर जो हम देख रहे हैं तो चंद्रयान 3 से हम खबर देख रहे हैं, जो हमारे साथ न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं। तो और जो अगर छूट चुका है, जिसका न्यूज़पेपर छूटा हुआ है, तो मैं आपको बिल्कुल सीरीज से स्टार्टिंग से समझा देता हूँ। क्या होता है, इसरो द्वारा भारत से एक रॉकेट लॉन्च किया जाता है श्रीहरिकोटा से। वो रॉकेट एक पेलोड लेके चलता है। पेलोड मतलब एक अपने ऊपर एक भार लेकर, एक सामान लेकर उसे रॉकेट को भेजा जाता है। जब वो रॉकेट अर्थ की, जो पृथ्वी की एटमॉस्फेयर है, उसे क्रॉस कर देता है तो वो स्पेस पर पहुंच जाता है। उसके बाद जो रॉकेट का काम खत्म हो जाता है, अब जो दो उसके अंदर लोडिंग्स थी, जो सामान थे, उन सामानों को जुड़ा हुआ रखा जाता है और उनका नाम है, एक का प्रोपल्शन मॉड्यूल और दूसरे का लैंडर मॉड्यूल। तो जो प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल है वो सबसे पहले क्या करता है, वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है, जिससे उसका एक तरह से ईंधन बचाता है, अपनी स्पीड को नियंत्रित करता है और थोड़ा वो अपनी ऑर्बिट को बड़ा करता जाता है। हर चक्कर के बाद, पृथ्वी के हर चक्कर के बाद वो अपनी ऑर्बिट को थोड़ा बड़ा करता है। और ऐसा वो क्यों कर रहा था, क्योंकि उसे आगे मून की ऑर्बिट पे पहुंचना है, मून के पास पहुंचना है। तो कुछ दिन ऑर्बिट में, अर्थ की ऑर्बिट पे घूमने के बाद वो क्या करता है कि वो मून की ऑर्बिट के लिए मूव कर जाता है। जब वो मून की ऑर्बिट की तरफ मूव कर जाता है तो वहां पर जाके वो मून के चारों तरफ घूमने लगता है, मून की ऑर्बिट में पहुंच के। अब कुछ दिन पहले, करीबन 3 दिन पहले, जो इसरो था, तो इसरो ने एक पहला एक तरह से चीज कराई। तो वो ये कराई कि प्रोपल्शन मॉड्यूल को और साथ ही साथ जो लैंडर मॉड्यूल है, इन दोनों को अलग कर दिया गया। अब ये दोनों अलग हो गए क्योंकि जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसका काम है, उसके अंदर जो फिट है, तो एक स्पेक्ट्रोमीट्री कैमरा फिट है जिसके अंदर, और वो क्या करेगा, जो हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढेगा। एक्सोप्लैनेट्स क्या होते हैं, कोई ऐसे प्लैनेट हमारे अंतरिक्ष, हमारे सूर्य के क्षेत्रफल से बाहर, जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर होंगे, जिनमें
पानी मौजूद हो सकता है, तो ऐसे प्लैनेट्स को खोजेगा हमारा जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है। साथ ही साथ अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसे भी मॉनिटर करेगा। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल अपनी दूसरी ऑर्बिट में चला जाता है, मून की दूसरी ऑर्बिट में घूमता है। और जो हमारा दूसरा लैंडर मॉड्यूल है, जिसका काम है कि वो जाकर मून की सतह पे लैंड करेगा, और लैंड करने के बाद वहाँ पर मून की सतह पर वो एक रोवर को उतारेगा। तो जो लैंडर मॉड्यूल है उसे सबसे पहले 3 दिन पहले डी बूस्ट कराया जाता है। डी बूस्ट के मतलब होता है एक तरह से स्लो डाउन कराया जाता है, प्रेशर निकाल के उसके अंदर से, तो उसे स्लो करा के जो ऑर्बिट है मून के अराउंड जिस पर वो घूम रहा है, उस ऑर्बिट के अराउंड उसे छोटा किया जाता है। वो ऑर्बिट के पास, मून के एकदम पास होने लगता है। अब ये उसी से रिलेटेड न्यूज़ है कि फर्स्ट डी बूस्टिंग के बाद अब दोबारा एक बार जो हमारा लैंडर मॉड्यूल है उसे डीबूस्ट कराया गया है। मतलब उसका जो स्लो, उसका जो स्पीड है मूवमेंट की, उसे कम किया गया है। साथ ही साथ उसकी ऑर्बिट को और छोटा किया गया है। अब अनुमान ये है कि बुधवार को, अभी 23 अगस्त को शाम के 6:04 पर जो हमारा लैंडर मॉड्यूल है वो जाकर मून की साउथ पोल पर उतरने की, लैंड करने की कोशिश करेगा। और जब वो लैंड करने की कोशिश करेगा तो वो अपने साथ एक रोवर को भी कैरी कर रहा है अपने अंदर, और जब वो लैंड करेगा तो वो रोवर को मून की सतह पर उतार देगा। ये था बेसिकली चंद्रयान 3 मिशन। ये भारत का तीसरा मिशन है जो चंद्रमा पे जाने के लिए है। पहले 2 मिशन हो चुके हैं, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2। ये तीसरा है चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 2 मिशन जो था वो 2019 में लॉन्च किया गया था, लेकिन अंत में जाकर वो फेल हो गया था, क्योंकि जो हमारा लैंडर था उस टाइम पर वो मून कांटेक्ट लूज करके मून की सतह से टकरा गया। अभी रशिया से भी एक न्यूज़ आ रही है कि रशिया का जो लूना 25 था, वो भी लूनर मिशन था, वो भी क्रैश हो गया है। उसे हम अभी डिटेल में कवर करेंगे, आगे हमारे आज के न्यूज़ में है वो। आगे चलते हैं हम। तो एक कर्नाटक से खबर आ रही है, तो स्टेट सेक्शन में तो हम कवर कर लेते हैं। कर्नाटक गवर्नमेंट कॉल्स ऑल पार्टी मीट ऑन कावेरी वाटर इशू। मैं आपको समझा देता हूँ क्या है कि जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार बरसात जो हुई है वो बहुत अनइवन हुई है भारत के अंदर। जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पर बहुत बारिश देखने को मिली है, और साउथ स्टेट में ऐसा देखने को बहुत ज़्यादा बारिश है ऐसा नहीं देखने को मिला। जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जो कावेरी का वाटर है, जो पानी है, वो कम है इस बार कावेरी नदी के अंदर। अब मसला क्या है कि कर्नाटक से होकर कावेरी नदी निकलती है और वहाँ से अपने लोअर स्टेट्स में जाती है, जैसे कि पुद्दुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ से केरला, तमिलनाडु, तो इन जगह पहुँचती है। अब तमिलनाडु गवर्नमेंट और कर्नाटक गवर्नमेंट का एक पैक्ट है जो कि एक ट्राइब्यूनल का फैसला आया था। उसके तहत जो कर्नाटक है उसे एक अनुमानित पानी छोड़ना पड़ेगा कावेरी नदी से तमिलनाडु के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस साल क्या हुआ है कि वर्षा कम हुई है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि तमिलनाडु को पानी कर्नाटक कम दे पा रहा है, कम छोड़ पा रहा है, जिसको लेकर जो तमिलनाडु है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। अब सुप्रीम कोर्ट जब वो पहुंचा है तो सुप्रीम कोर्ट का पहले का फैसला था कि कितना पानी छोड़ना है मंथली बेसिस में, वो सुप्रीम कोर्ट से यही डिमांड करता है कि हमें उतना पानी मिले। अब कर्नाटक का कहना है कि वर्षा कम होने की वजह से जो हमारे यहाँ कावेरी का पानी है वो खुद ही कम है। अब इन दोनों स्टेट्स के बीच में एक तरह से डिस्प्यूट बना हुआ है, जिसको लेकर जो कर्नाटक की गवर्नमेंट है उसने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है कावेरी वाटर इशू के लिए से रिलेटेड। आपको यहाँ जानने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको आर्टिकल जाकर देखना है, आर्टिकल 263 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 263। साथ ही साथ जो वाटर ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं और किस किस स्टेट की किस किस वाटर बॉडी से डिस्प्यूट है। जैसे कि कावेरी का मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के तौर पे कि कावेरी की जो वाटर डिस्प्यूट है वो है कर्नाटक, पुद्दुचेरी, केरला और तमिलनाडु के साथ। इसी तरह आप गोदावरी का देखिए, कृष्णा का देखिए, और हरियाणा पंजाब में किस नदी को लेकर डिस्प्यूट है, तो आप ये सब देखिए। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ थी, मैंने आपको बता दी कि कर्नाटक
की गवर्नमेंट है उसने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है कावेरी वाटर इशू को लेकर, क्योंकि तमिलनाडु है उसने प्रोटेस्ट चालू कर दिया है कि हमें जितना पानी निर्धारित था उतना पानी दिया जाए। आगे खबर आ रही है कर्नाटक से, तो एक DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत की एक पब्लिक एसेट है, पब्लिक कंपनी है जो कि डिफेंस के सामान को डेवलप करती है, साथ ही साथ इस पर रिसर्च करती है। तो हाल ही में एक देखने को मिला कि एक तपस नाम का इन्होंने UAV बनाया था जिसका नाम है तपस। तो UAV का मतलब जनरली होता है ड्रोन, एक तरह से सिंपल भाषा में अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसमें कोई इंसान नहीं बैठेगा बल्कि वो रिमोटली चलाया जाएगा। तो देखने को मिला कि DRDO का एक ड्रोन है जिसका नाम है तपस, वो कल कर्नाटक में आकर क्रैश हो गया है और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, खेतों में आकर ये गिरा है। आगे चलते हैं हम, तो एडिटोरियल सेक्शन से हम कवर कर रहे हैं। पहला, क्रिमिनल लॉ बिल्स रिमेनिंग इन नीडलेस मेडलिंग। तो क्या है कि क्रिमिनल लॉ बिल्स रीनेमिंग इज नीडलेस मेडलिंग। अब क्या है ये जो एडिटोरियल लिखा गया है, तो शुरू में ये कहते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि 3 नए लॉ जो बिल हैं वो पार्लियामेंट में रखे गए हैं। पहले का नाम है इंडियन पीनल कोड को चेंज करके जो लाया गया है, तो है भारतीय न्याय संहिता। दूसरा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को जो चेंज करने के लिए लाया गया है तो वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और तीसरा जो इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करता है, चेंज करने की बात करता है, तो उसका नाम है आपका भारतीय साक्ष्य बिल। तो ये 3 बिल अभी पार्लियामेंट के अंदर लाए गए हैं। अब तो जिसे पता है, जिसे नहीं पता है, जो अभी कवर कर रहा है न्यूज़पेपर, तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि 3 ये क्रिमिनल लॉ बिल हैं जो अभी पार्लियामेंट में लाए गए हैं। इनके तहत जो पहले भारत के अंदर अभी अंग्रेज़ों के टाइम से इंडियन पेनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट होते थे जो क्रिमिनल लॉ के अंदर आते हैं भारत में, तो इन्हें चेंज करके नए कानून लाए जाएंगे भारत के अंदर, जिनका नाम होगा भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल। अब ये एडिटोरियल जो लिखा गया है, तो ये एडिटोरियल इन बिल के अंदर क्या खराबी है या क्या कमी है इसकी बात नहीं करता है, बजाय ये बात करता है कि इसकी भाषा, जो इसकी लैंग्वेज है उसकी बात करता है। अब ये कहता क्या है कि जो हमारा संविधान है वो आर्टिकल 348 के अंदर ये कहता है कि जो भी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर से एक्ट पास होंगे या कोई भी अथॉरिटेटिव टेक्स्ट होगा तो उसकी भाषा जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल ये तीनों हिंदी भाषी हैं, तो इसी को लेकर ये एडिटोरियल लिखा गया है। अब ये बात करते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत इशू जो लैंग्वेज को लेकर बहुत डिबेट हुई थी और उसके बाद 1963 में एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट द्वारा। अब ये क्यों पास किया गया था? क्योंकि जो कुछ लोग डिमांड कर रहे थे कि हिंदी को हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रखा जाए, साथ ही साथ नेशनल लैंग्वेज भी बनाया जाए, लेकिन कुछ लोग डिबेट कर रहे थे कि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कंट्री है। अगर हम तमिलनाडु जाएंगे तो वहाँ तमिल बोली जाएगी, केरला में अलग भाषा बोली जाएगी, तेलंगाना में तेलुगु बोली जाएगी, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाएगी, तो महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, तो ऐसे अलग अलग भाषाएं भारत के अंदर फैली हुई हैं। तो भारत को माना जाता है एक लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कंट्री। तो इसी को लेकर फैसला हुआ था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो वो ये हुआ था कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को ही यूज़ करेंगे। कब तक? जब तक जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सारी स्टेट, राज्य सारे मिलके एक फैसला, एक मत में फैसला किसी एक भाषा पर ले लें। तो अब ये बात करते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया एक लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कंट्री है, तो हमें जो लैंग्वेज है सबकी, तो उनका रेस्पेक्ट करना पड़ेगा और ऐसा हम नहीं कर सकते कि इन बिलों के नाम हम हिंदी में रख दें। जबकि ये बात करते हैं कि जितना भी भारत में स्टेट्स बनी हैं, जैसा कि अगर आप इंडिया की फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स कवर कर चुके हैं 1950 के बाद से, तो पहली जो हमें लिंग्विस्टिकली स्टेट मिली थी तो आंध्र प्रदेश मिली थी। उसके बाद और ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगे भारत के अंदर। 1960 के टाइम से हम देखेंगे तो भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी स्टेट्स बनाई गई जो बनाने का कारण ही लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी थी।
जैसे कि गुजरात और मराठी स्पीकिंग, गुजराती और मराठी स्पीकिंग पीपलों में लड़ाई हुई, जिसकी वजह से गुजरात को अलग निकाला गया बॉम्बे प्रोविंस से। तो इसी की बात ये यहाँ पर करते हैं। अब ये आगे कहते हैं दिस इज मेजॉरिटेरियनिज्म। अब ये बात क्या करते हैं कि जो नॉन हिंदी स्पीकर्स हैं वो कम हैं थोड़े संख्या में हिंदी स्पीकर्स के मुकाबले। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हिंदी स्पीकर्स हैं वो अपनी भाषा जो कम है संख्या में उनके ऊपर थोप दें, और इतने भी कम नहीं है। जब ये बात करते हैं कि भारत में स्पीकर्स की बात करें कि कौन सी भाषा ज़्यादा बोली जाती है, तो सबसे ऊपर हिंदी आती है, उसके बाद हमारी बंगाली आती है, और धीरे धीरे और भाषाएं आती हैं। अब ये भारत की बात करते हैं तो भारत में बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ओडिया ये सब अच्छी खासी भाषाएं हैं जो अच्छे खासे लोगों की संख्या द्वारा बोली जाती हैं। तो ये बात करते हैं कि हमें ऐसे मेजॉरिटेरियनिज्म की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें सब चीज़ देखनी चाहिए जो कि संविधान के तहत होना चाहिए। अब ये संविधान की बात करते हैं तो द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इज ऑल्सो दैट द टेक्स्ट ऑफ लॉज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट शैल बी इंग्लिश। अब ये बात करते हैं कि जब संविधान कहता है तो संविधान भी यही कहता है कि अगर कोई भी पार्लियामेंट में नया लॉ लाया जा रहा है तो उसका जो भाषा होनी चाहिए, जो टेक्स्ट होना चाहिए, वो इंग्लिश में होना चाहिए। अब यहाँ पर देखने को क्या मिला है कि जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, साथ ही साथ भारतीय साक्ष्य बिल है, इनके तीनों के टाइटल तो हिंदी में है लेकिन अंदर का जो मटेरियल है वो इंग्लिश में ही है। तो ये एक तरह से एडिटोरियल में कह रहे हैं कि क्या ज़रूरत थी आपको जो नाम भी हैं उन्हें भी हिंदी में रखने की, जब अंदर का सारा मटेरियल ही इंग्लिश में अवेलेबल है। अब ये आगे बात करते हैं कि जो भारत की कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है, साथ ही साथ हम सुप्रीम कोर्ट देखेंगे, जो भी जजमेंट्स होते हैं भारत के अंदर वो सब इंग्लिश में ही होते हैं। तो इसलिए हमें जो कॉमन लॉ सिस्टम है उसे अपनाना चाहिए, बजाय इसके कि हम हिंदी को एक तरह से थोप रहे हैं किसी ऐसे राज्य के ऊपर जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर हिंदी आती ही नहीं है। आगे हम चलते हैं तो हम पहुँचते हैं एक अपने ओपिनियन सेक्शन से। तो यहाँ पर एक इरिगेशन इन फोकस एज इंडिया मूव्स टुवर्ड ड्राइएस्ट एवर अगस्त। अब क्या है, देखने को क्या मिला, मैंने आपको बता दिया कि जो अगस्त का महीना है भारत के अंदर, तो नॉर्थ इंडिया में तो बहुत बारिश हो रही है, जहाँ पे पंजाब के ऊपर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर बहुत बारिश हो रही है। लेकिन जो बाकी इंडिया ओवरऑल देखेंगे तो जो बारिश है वो कम है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि ये जो अगस्त है ये अभी का ड्राइएस्ट अगस्त होने जा रहा है एवर। तो यहाँ पर ये बात करते हैं कि जो इरिगेशन है, जैसे कि जिससे जो सिंचाई की सुविधा है, जैसे कि नहर की या पंप सिस्टम, तो जो सिंचाई की सुविधा है वो ज़्यादा फोकस में आ रही है। अब ये आरबीआई पेपर की बात करते हैं तो ये बात करते हैं कि जो राज्य ज़्यादा बेटर इरिगेटेड हैं वो मॉनसून से उन्हें इतना प्रभाव नहीं पड़ता है फूड प्रोडक्शन बनाने में। जैसे जहाँ पर इरिगेशन नहरें बहुत हैं, पंप सिस्टम लगे हुए हैं, वहाँ बारिश पर डिपेंडेंसी कम रहती है लोगों की, और जो मॉनसून पर डिपेंडेंसी बहुत कम रहती है, जिसकी वजह से फूड प्रोडक्शन में कोई ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं आती है। ये यहाँ पर 3-4 चार्ट इन्होंने दिए हैं, हम एक चार्ट कवर करेंगे, बाकी आप चार्ट अपने आप कवर कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चार्ट 1 का, यहाँ पर चार्ट 2 का, चार्ट 3 और चार्ट 4, ये 4 चार्ट की बात की गई है। हम एक चार्ट मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये स्टेट वाइज राज्यों को लेकर एक परसेंटेज में निकाला गया है कि नेट सोन एरिया देखा गया है इरिगेटेड, की जो इरिगेशन से होता है बिना मॉनसून के, मतलब बरसात के बिना इरिगेशन के यूज से जो नेट सोन एरिया है उसकी बात की गई है। तो मैं आपको पढ़ना सिखा दूं तो वेस्ट बंगाल की जब बात होती है तो 2020 में जो दिखाया गया है वो लाल रंग से दिखाया गया है, और 1990 में जो दिखाया गया है वो ब्लू कलर से दिखाया गया है। तो जब हम वेस्ट बंगाल को देखेंगे तो लाल रंग का जो है ये 2020 में, तो इरिगेशन फैसिलिटी आप वेस्ट बंगाल में दे सकते हैं कि बढ़ चुकी है। ठीक है, पहले कितनी थी ये ब्लू लाइन से दिखा रहा है, अब कितनी हो गई है, बढ़ गई है। इसी तरह यूपी में देखेंगे, त्रिपुरा, तमिलनाडु, राजस्थान, सब जगह हमें देखने को मिलेगा कि बढ़ गई। अब पंजाब की जब हम बात करें, देखो तो पंजाब में जो इरिगेशन फैसिलिटी थी वो पहले 1990 में ही बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पंजाब का है। तो ऐसे ही आप चार्ट इसे कवर कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट सेक्शन पर पहुँचते हैं। तो कच्चा तीवू से कंट्रोवर्सी आ रही है। कच्चा तीवू क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो कच्चा तीवू एक आइलेट है, इसलेट जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में।
एक तरह से आइलैंड है जिसमें लोग नहीं रहते हैं, और भारत और श्रीलंका दोनों की जो फिशर कम्युनिटी है वो ऐतिहासिक काल में इसका इस्तेमाल करती थी मछली पकड़ने के लिए। लेकिन क्या हुआ, देखने को क्या मिला कि भारत ने 1974 में ये जो कच्चा तीवू आइलैंड है इसे श्रीलंका को दे दिया, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने एक पैक्ट के थ्रू, जिसकी वजह से क्या है कि अब जो फिशरमैन हैं जो तमिलनाडु से जाते हैं, कच्चा तीवू पहुंच जाते हैं गलती से वो फिशिंग करते हुए, तो उन्हें जो श्रीलंका की मरीन आर्मी है वो अरेस्ट कर लेती है और उन पर केस चलाया जाता है, क्योंकि वो इंटरनेशनल वाटर क्रॉस करके किसी दूसरे देश की टेरिटरी में घुस जाते हैं। तो उसी को लेकर जो तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु में बहुत दिनों से विरोध चलता है। तमिलनाडु का एक ये बहुत अहम मुद्दा है कि जो कच्चा तीवू के आइलैंड हैं वो भारत को वापस ले लेने चाहिए श्रीलंका से। अब जब ये इसमें यही समझाया गया है, मैं आपको बता देता हूँ कि 1974 में क्या होता है, जो प्रधानमंत्री होती हैं भारत की इंदिरा गांधी, और जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट होते हैं सिरिम आरडी बंद्रारनिके। तो ये क्या करते हैं, ये एक एग्रीमेंट साइन कर देते हैं जिसके तहत जो भारत और श्रीलंका के बीच की जो बाउंड्रीज हैं उन्हें डिमार्केट करने के लिए, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, पाल्क स्ट्रेट जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, वहाँ से लेकर एडम्स ब्रिज तक का, तो इसी के बीच में जो आइलैंड है कच्चा तीवू का वो पड़ता है। तो जब ये डिमार्केशन हो रहा था उस समय पर क्या होता है, भारत जो है वो कच्चा तीवू को दे देती है, किन्हें, श्रीलंका को। अब जो श्रीलंका का क्या कहना था कि श्रीलंका का कहना था कि जब पोर्टुगीज श्रीलंका के ऊपर रूल करते थे तो उनके कब्जे में था ये आइलैंड, पोर्टुगीज के पास ये आइलैंड था, इस वजह से ये हमें श्रीलंका को मिलना चाहिए। और भारत में जो विरोध करते हैं कि ये आइलैंड भारत के पास होना चाहिए, तो वो क्या पक्ष रखते हैं कि जो हमारे राजा थे, राजा ऑफ रमनाथ के जो राजा थे, जिसे हम कहते थे पहले रामनाथपुरम, तो उनकी ज़मीन थी ये, एक तरह से ऑफिशियली डेजिग्नेटेड उनकी ज़मीन थी जो कच्चा तीवू आइलैंड है। तो ये भारत का पक्ष कहता है, जो भारत का पक्ष है, और जो श्रीलंका का पक्ष है वो कहता है कि जो पोर्टुगेज थे उनके पास था आइलैंड, जिसकी वजह से हमें मिलना चाहिए, श्रीलंका को मिलना चाहिए। अब यहाँ पर जब ये 1974 में ये पैक्ट पास हो रहा था, तो जो अपोजिशन पार्टीज थी इन्होंने वॉकआउट कर दिया था पार्लियामेंट से कि जो गवर्नमेंट का फैसला है कच्चा तीवू को श्रीलंका को दे देने का ये गलत फैसला है। और इसी पर जो उस समय के तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे एम करुणानिधि, उन्होंने भी इंदिरा गांधी से ये कहा था कि जो कच्चा तीवू आइलैंड है वो भारत को ही रखना चाहिए। अब 1991 में उसके बाद ये मुद्दा शांत हो जाता है। उसके बाद क्या देखने को मिलता है कि 1991 में जब चीफ मिनिस्टर होती हैं तमिलनाडु की जयललिता, तो वो दोबारा इस डिमांड को उठाती हैं। और अब क्या चल रहा है कि 2013 में जब यूनियन गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया था, सुप्रीम कोर्ट ये मसला जाता है, लोग डालते हैं पिटीशन, तो 2013 में जब यूनियन गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट में यूनियन गवर्नमेंट कहती है कि जो कच्चा तीवू आइलैंड है वो श्रीलंका के पास ही होगा, क्योंकि वो श्रीलंका की टेरिटरी में आता है, इसीलिए हमने उन्हें दे दिया था, और ये भारत का हिस्सा नहीं है, तो ये कोई सीडिंग नहीं है जो हमने श्रीलंका को की है। इसके बाद जब दिसंबर 2022 में सेंटर अपने राज्यसभा में रिप्लाई में कहता है कि जो कच्चा तीवू है वो श्रीलंका की साइड में ही है, भारत की साइड में नहीं है, ठीक है। दोनों जो केंद्र सरकार का पक्ष है, तो वो केंद्र सरकार क्लियर है कि जो कच्चा तीवू आइलैंड है वो श्रीलंका का ही है और श्रीलंका के मैरीटाइम जोन में आता है वो। अब इस मसले पर जो सुप्रीम कोर्ट में है उस पर सुनवाई आगे जारी है। तो आप समझ चुके होंगे कच्चा तीवू क्यों रिलेटेड है। आप जाकर अपने मैप्स खोलिए, इंडिया श्रीलंका के बीच में आपको पाल्क स्ट्रेट मिलेगा, वहाँ पर आप मैप में उसे आउटलाइन करिए, साथ ही साथ वहाँ पर कच्चा तीवू आइलैंड को ढूंढने की कोशिश करिए, तो आपको भी समझ में आएगा कि श्रीलंका के ज़्यादा पास होने की वजह से उसे श्रीलंका को दे दिया गया था। आगे एक बात आ रही है, न्यूज़ है, तो व्हाट इज आरबीआईज न्यू पायलट फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट कार्ड। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि क्रेडिट का मतलब होता है लोन। तो अभी क्या होता है बेसिकली, जैसे आपको एक कार खरीदनी है और आप लोन लेने के लिए जाते हैं किसी बैंक के पास,
अब आप उस बैंक के पास जब लोन लेने के लिए गए हैं तो वो बैंक क्या करेगा, पहले क्रेडिट अप्रेजल करेगा, स्क्रूटनी करेगा कि आपको क्रेडिट देना चाहिए कि नहीं, कि आप क्रेडिट चुका सकते हैं या आपकी क्षमता है क्रेडिट लोन चुका पाने की या नहीं। क्योंकि इससे क्या होगा, आपको लोन देने से क्या होगा, जो बैंक की बैलेंस शीट है वो चेंज होगी। अब जो बैंक होगा वो अलग अलग सोर्सेज से जाकर पता करेगा कि आपका जो भी डाटा है, जैसे अलग अलग रेगुलेटरीज के पास आपका डाटा अवेलेबल है, जैसे सेंट्रल के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, अकाउंट एग्रीगेटर्स के पास जाएगा और बैंकों के पास जाएगा, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के पास जाएगा, उसके बाद डिजिटल आइडेंटिटी अथॉरिटीज़ के पास जाएगा, तब जाकर उसे आपका पूरा डाटा मिल पाएगा। उसके बाद वो उसकी स्क्रूटनी करेगा और उसके बाद आपको लोन जाकर मिलेगा। लेकिन आरबीआई को क्या लगता है, आरबीआई को लगता है कि ये जो प्रोसेस है ये बहुत धीमा है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत बार डिले हो जाता है लोन देने में। इसके लिए जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो एक पायलट प्रोजेक्ट चला रही है जिसके तहत फ्रिक्शनलेस लोन प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाएगी। पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट इसका नाम रखा गया है। यही है बेसिकली कि इसमें किया क्या जाएगा कि आरबीआई एक ही जगह सारी चीज़ें ले आएगी। जैसे अभी हमें जाना पड़ता है गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल, केंद्र, राज्य, अकाउंट एग्रीगेटर्स, बैंक, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, डिजिटल आइडेंटिटी अथॉरिटी, इनके पास जाना पड़ता है बैंकों को पता करने के लिए कि आप लोन पहले तो नहीं ले चुके, आपकी क्षमता है चुकाने की या नहीं। लेकिन अब क्या होगा, ये सारा डाटा एक ही जगह पर अवेलेबल होगा, जिसकी वजह से जैसे ही आप लोन लेने पहुंचेंगे, जो भी कंसर्न अथॉरिटी है वो डायरेक्टली आपका डाटा चेक कर सकती है बजाय दूसरों से पूछने के, और आपको डायरेक्टली डिजिटली और जल्दी लोन प्रोवाइड करा सकती है। और वर्ल्ड बैंक का भी कहना है कि इसकी वजह से क्या होगा, कि इसकी वजह से इम्प्रूव हो जाएगा हमारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इंफॉर्मेशन लेने का सिस्टम है, साथ ही साथ जो क्रेडिट होगा, जो लोन देने की प्रक्रिया होगी वो तेज़ हो जाएगी। यही था बेसिकली इसमें। आगे एक न्यूज़ आ रही है, तो मूव टू अपॉइंट न्यू चीफ जस्टिस फॉर मणिपुर हाई कोर्ट सफर्स डिले। अब क्या न्यूज़ है तो मैं आपको बता देता हूं कि करीबन 6 हफ्ता हो चुका है, 6 हफ्ते हो चुके हैं किस चीज़ को, कि जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम बैठता है उसने जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल इनका नाम दिया था मणिपुर की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के लिए। ये कॉलेजियम का सजेस्टेड नेम है। अब जब कॉलेजियम सजेस्ट कर देती है उसके बाद वो केंद्र के पास भेजती है, और केंद्र जो है वो राज्य के पास वो नाम भेजता है फर्दर कंसल्टेशन के लिए। लेकिन देखने को क्या मिला है कि 6 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया है, अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है केंद्र सरकार द्वारा इन्हें अपॉइंट करने के लिए मणिपुर के हाई कोर्ट पर। और ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि सेकंड जज केस था, एक सुप्रीम कोर्ट में केस था, तो उसका नाम था सेकंड जज केस, जो कि 1993 का केस है। वहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि अगर कॉलेजियम कोई नेम वगैरह सजेस्ट करती है तो जो कंसल्टेशन प्रोसेस है केंद्र सरकार का या राज्य सरकारों का, वो 6 हफ्तों के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन हमें देखने को क्या मिला कि ये जो नाम सजेस्ट किया गया था कॉलेजियम द्वारा सिद्धार्थ मृदुल का, इन्हें 6 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया है नाम सजेस्ट किए कंसल्टेशन करते हुए केंद्र सरकार का, लेकिन अभी भी इन्हें अपॉइंट नहीं किया गया है न्यू चीफ जस्टिस मणिपुर हाई कोर्ट के लिए। यही था बेसिकली इस न्यूज़ में। आगे एक लद्दाख से न्यूज़ आ रही है। तो जैसा कि आप जानते होंगे, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया, तो जो राहुल गांधी हैं वो इस वक्त लद्दाख के दौरे पे हैं। और लद्दाख में क्यों है लद्दाख के दौरे पे, तो लद्दाख में लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव होने जा रहा है। तो इसके लिए जो राहुल गांधी हैं वो वहाँ पहुँचे हुए हैं। अब वहाँ के लोगों से बात करने के दौरान राहुल गांधी का एक क्लेम आया है, जो कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि जो लद्दाख के लोग हैं वो कंसर्न उठा रहे हैं कि जो हमारा ग्रेजिंग लैंड था, जहाँ पर हम अपने मवेशी वगैरह को चराने जाते थे, उस पर चाइना ने कब्जा कर लिया और धीरे धीरे और चाइना कब्जा करता जा रहा है। तो ये एक तरह से वहाँ के लोकल लोगों का कंसर्न है जो राहुल गांधी उठा रहा है कि सरकार के साथ। आगे एक पेमेंट क्राइसिस लेड्स टू अनसर्टेनिटी ओवर रशिया डिफेंस डील्स। ये क्या है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि रशिया और भारत आज से नहीं बहुत पुराने टाइम से दोस्त हैं। जब
रशिया नहीं था, जब यूएसएसआर था 1990 से पहले, तब भी रशिया, जब यूएसएसआर था तब यूएसएसआर और भारत के अच्छे संबंध थे, दोनों में डिफेंस डील साइंस होती थी। तो उसी के चलते भारत का अभी भी रशिया के साथ रिलेशन अच्छा था और 2018 में भारत रशिया के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेने का एक तरह से अप्रूवल साइन करता है। ये डील होती है $5.43 बिलियन की और 2018 में ये डील साइन होती है। उसके बाद क्या देखने को मिला कि 3 जो S-400 डिफेंस सिस्टम हैं उन्हें भारत को दे दिया गया, रशिया ने दे दिया, लेकिन जो बाकी के 2 बचे हुए हैं वो अभी अनसर्टेनिटी में लटके हुए हैं। क्यों अनसर्टेनिटी में लटके हुए हैं? क्योंकि जो पैसा है वो रशिया का, जैसा आप जानते हैं कि रशिया अब डॉलर के टर्म्स में पैसा नहीं ले सकता क्योंकि उसने यूक्रेन के ऊपर वॉर छेड़ी थी, जिसकी वजह से जो वेस्ट नेशंस हैं उन्होंने सब ने मिलकर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, जिसकी वजह से रशिया डॉलर पेमेंट्स नहीं कर सकता है। और भारत का जो कंसर्न है, तो भारत क्या कह रहा है कि भारत जो पेमेंट करना चाहता है तो भारत यूएस डॉलर में पेमेंट करने में बहुत सक्षम है। तो भारत यही चाहता है कि जो पेमेंट हो वो डॉलर्स में हो, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल होता नहीं दिख रहा है। तो इसी की वजह से न्यूज़ लिखी गई है कि पेमेंट क्राइसिस लीड्स टू अनसर्टिनिटी ओवर रशिया डिफेंस डील्स। केवल ये S-400 की डील के बारे की बात नहीं है, और भी चीज़ें हैं जो भारत और रशिया मिलकर बनाता है, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो भारत रशिया से खरीदता है। जैसे एक AK सीरीज़ की राइफल्स हैं जिसका ऑर्डर भारत ने रशिया को दिया है, वो भी इस अनसर्टेनिटी के चक्कर में अभी फंसी हुई है। आगे हम चलते हैं, तो वर्ल्ड सेक्शन से ये हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ होने जा रही है। तो लूना 25 रशियाज फर्स्ट लूनर मिशन आफ्टर 47 ईयर्स क्रैशेस इनटू द मून। अब क्या है कि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का भी चंद्रयान 3 जो मिशन है वो भी यही कोशिश कर रहा है चांद की जो चंद्रमा है उसकी साउथ पोल पर लैंड करने की। अब जो लूना मिशन है, लूना 25, ये रशिया का मिशन है। रशिया की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है रॉसकॉस्मोस, तो ये उसका एक मिशन था जो कि 21 अगस्त को मून पर लैंड करने वाला था। लेकिन लैंड करने से पहले क्या हुआ कि इसका जो रॉसकॉस्मोस है उसके सर्वर के साथ कांटेक्ट खत्म हो गया, जिसके बाद ये अपनी ऑर्बिट में अनियंत्रित होकर सीधे जाके मून पर क्रैश कर गया और ये एक तरह से मिशन फेल हो गया रशिया का। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट मिशन था रशिया के लिए? क्योंकि ये 47 साल बाद जो है वो एक तरह से रशिया का मिशन था। जैसा कि आप जानते होंगे कि 1976 के टाइम पे जो रशिया था उस टाइम पे उसे USSR कहा जाता था, जिसे हम सोवियत यूनियन कहते थे। लेकिन अब जब रशिया सोलो है तो रॉसकॉस्मोस का ये मिशन था लूना 25 जो कि मून के साउथ पोल पर लैंड करने की कोशिश करने के दौरान फेल हो गया है। अब आपको एक चीज़ जाननी है बहुत इम्पॉर्टेंट कि अभी तक जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अभी तक कौन कौन सी ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जो मून के ऊपर लैंडिंग कर चुकी हैं। तो 3 ही ऐसे देश हैं, रशिया नहीं है, याद रखिएगा। USSR था जब पहले, सोवियत यूनियन जिसे हम कहते थे, वो मून के ऊपर लैंड कर चुका है, रशिया नहीं कर पाया है। रशिया का ये फेल हो गया है मून पर लैंडिंग, जैसा कि आपने देखा लूना 25। अब 3 कौन कौन से देश थे? तो USSR जिसे हम कहते थे सोवियत यूनियन, दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स और तीसरा चाइना। ये ही 3 ऐसे देश हैं जो अभी तक चंद्रमा के ऊपर लैंडिंग कर पाए हैं। अब अगर भारत का चंद्रयान 3 लैंडिंग करता है तो भारत चौथा ऐसा देश बन जाएगा मून पर लैंड करने वाला। आज के न्यूज़पेपर में बस इतना ही। अगर आपको हमसे कोई भी चीज़ के लिए बारे में बात करनी है तो हमारे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर मेंशन करें हमें, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।